रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ के सभी श्रोताओं का द बुक वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजे राजेश्वरी और आप सुन रहे हैं चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंज्ड मर्डर। एक रिकैप देख लेते हैं अभी तक क्या हुआ कहानी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारे दोनों डिटेक्टिव्स सौरभ और केशव, जो कि साइबर सिक्योरिटी में जॉब भी करते हैं और साथ साथ अपनी जी डिटेक्टिव एजेंसी भी चलाते हैं। चांस की बात है, किसी दूसरे का केस नहीं बल्कि सौरभ की अपनी फियोंसी का मर्डर केस इनके हाथ में आ गया है। बहुत कोशिश करने के बाद ये इस नतीजे पर पहुंचे कि इसमें तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वास्तव में प्रेरणा यानी सौरभ की फियोंसी का केस भी मर्डर ही होगा और अब तो उसके पहले जो चाचा लगे अब वो उसके मामा लगते हैं, जो कि आदित्य, उनका भी मर्डर हो गया है। तो अब तो दो मर्डर मिस्ट्रीज हो गई हैं। सौरभ तो बिल्कुल केस से हाथ अपना हटा चुका था क्योंकि वो बहुत हर्ट हो गया था ये जानने के बाद कि प्रेरणा अब मल्होत्रास की बेटी नहीं बल्कि बिंदु की बेटी थी और अंजलि उसकी ट्विन सिस्टर थी। और सौरभ हर्ट किस लिए हुआ? प्रेरणा ने मुझे बताया क्यों नहीं, उसकी सुई वहीं अटकी रही और उसने साफ कह दिया अब मुझे इस केस को डील करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। केशव से उसने कह दिया था हम दोनों अब अलग अलग घर लेके अलग अलग हो जाएंगे, हम अपनी साइबर सिक्योरिटी के काम पे ध्यान देंगे। मगर बिंदु बुआ और अंजलि जब उन दोनों से मिलने आई थी उसके बाद सौरभ का एटीट्यूड चेंज हो गया। बिंदु बुआ ने रोते हुए आंसू भर के जब उससे ये कहा कि क्या तुम मेरी बेटी के साथ क्या हुआ ये पता नहीं लगाओगे, और जब अंजलि ने उसे पूरी तरह से कन्विंस कर दिया कि प्रेरणा उसे बहुत प्यार करती थी और उसे पूरा विश्वास था कि जब उसे प्रेरणा की ट्विन सिस्टर की असलियत पता चलेगी वो बल्कि बहुत खुश होगा और उसके प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद सौरभ का मन बदल गया और उसने वापस केस अपने हाथ में उठा लिया। बिंदु बुआ ने मल्होत्रा जी के ब्रीफ केस से सारी चाबियों की डुप्लीकेट बनवा के लाके इन्हें दे दी। बट घर तो इन लोगों को अपना देखना ही था ना, दोनों डिटेक्टिव्स को। इनका लीज तो मालवीय नगर का एक्सपायर हो गया और रमेश मल्होत्रा जी ने अपने घर से तो दोनों को निकाल बाहर जो फेंक दिया था। इसलिए अब दोनों पहुंच गए गुड़गांव और दोनों अपने लिए दो अलग अलग फ्लैट ढूंढने लग गए। यहाँ तक की कहानी आपने पिछले बार सुनी थी। अब देखिए आगे कहानी में क्या होता है। आधी रात हो चुकी थी। मैं और सौरभ हमारे मालवीय नगर के घर में बैठे हुए थे। सौरभ ने कहा इतना सिंपल तो है, आदि ने प्रेरणा का खून कर दिया और पकड़े जाने के डर से उसने खुद को भी मार डाला, सुसाइड कर लिया उसने। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया तो सौरभ ने मुझसे पूछा क्यों, तुम क्या सोचते हो, और कोई थ्योरी हो सकती है? मैंने सर हिला दिया क्योंकि और कुछ समझ में आ नहीं रहा था। फिर अचानक से सौरभ ने कहा मैगी। मैंने कहा व्हाट? उसने कहा हाँ आधी रात हो गई है, मैं हम दोनों के लिए थोड़ा मैगी बना देता हूँ, थोड़ा हमारे सोचने के लिए आसानी हो जाएगी। मैंने कहा गोलू स्टॉप इट एंड फोकस, और वैसे भी तुम्हें याद है तुम डाइटिंग पर हो। तो सौरभ ने कहा था डाइटिंग पर क्योंकि उस वक्त मैं चाहता था कि मैरिज के फोटोज में मैं फिट दिखूं। अब ना कोई शादी है ना कोई डाइटिंग। तो मैंने कहा फिट तो तब भी इंसान को होना चाहिए, तुम हमेशा खाने के अलावा बारे में ही सोचते रहते हो, कुछ और नहीं सोच सकते हो। सौरभ ने कहा आदि तो बार बार रमेश अंकल को कह रहा था ना कि मैंने नहीं किया, मैंने प्रेरणा को नहीं मारा। तो मैंने कहा अच्छा, तो क्या वो एडमिट करता कि मैंने मारा है? ऑब्वियसली वो मना ही करेगा करने के बाद भी। तो सौरभ ने कहा अरे ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं ऐसे नहीं सोच सकता, आई रियली नीड टू ईट समथिंग। और वो खड़ा हो गया किचन की ओर जाने के लिए। मैंने कहा गोलू अब तुम आधी रात को कुछ पकाने मत बैठना। तो उसने कहा नहीं मैं पका नहीं रहा हूँ, कुछ ड्राई चीज ढूंढ के ला रहा हूँ किचन से खाने के लिए। और वो वापस आया तो केलॉग्स का क्रिस्पी कॉर्नफ्लेक्स का पूरा पैकेट उठा के ले आया, जिसमें कि शुगर कितना होता है। तो उसने कहा देखो मैं हेल्दी चीज लेके आया हूँ। मैंने उसको डब्बा दिखाया और कहा ये बहुत हेल्दी होता है। उसने कहा अच्छा ठीक है, इसमें शुगर तो होता है। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया तो उसको लगा कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ। मैंने कहा सौरभ आदि के फ्लैट में टेबल के ऊपर ऐसा ही कॉर्नफ्लेक्स का डब्बा रखा हुआ था।
तो उसने कहा हाँ, तो रखा हुआ था। उसको समझ नहीं आया मैंने ये बात क्यों बोली। तो जब उसने कहा हम लोग जब उसका घर सर्च कर रहे थे तब रखा हुआ था। तो मैंने कहा नहीं, उस दिन नहीं, जिस दिन हम तहकीकात करने गए घुसे और उसको मरा हुआ पाया था, उस दिन भी सुबह रखा हुआ था। पूरी टेबल सजी हुई थी, केलॉग्स भी रखा हुआ था, ब्रेकफास्ट सीरियल के लिए बोल और कप्स भी रखे हुए थे। उसने कहा हाँ, रखा हुआ था। तो मैंने कहा कोई अपने खाने की तैयारी टेबल पे करके जाके उसके बाद मरने के लिए सुसाइड करने तो नहीं जाएगा। यानी उसने पहले सोचा हुआ था कि वो ब्रेकफास्ट करेगा और उसके बाद जैसे उस दिन गया था वैसे जॉगिंग करने जाएगा, मगर वो सब रखने के बाद वो मर गया। इसका मतलब तो वो सुसाइड नहीं था, वो मर्डर था। सौरभ ने कहा हाँ, देखना ये हम डिटेक्टिव का दिमाग चल गया तुम्हारा। मैंने कहा ऐसा कौन करता है कि ब्रेकफास्ट का टेबल अपना लगा लेता है कि नाश्ता करना है, उसके बाद रूम में जाके ड्रग्स का ओवरडोज ले लेता है और मर जाता है। सौरभ ने कहा अरे हाँ, इसका मतलब ये एक्सीडेंटल ओवरडोज भी नहीं था है और ये सुसाइड भी नहीं था, ये तो क्लियर मर्डर है। मैं और सौरभ ग्रैंड कैफे, जो कि मेनर होटल फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित था, वहां बैठे हुए थे, जो कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पुलिस स्टेशन से बस 5 मिनट की ड्राइव में था। मैं और सौरभ खड़े हुए सिंह सर को ग्रीट करने के लिए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी जगह चूज करी है तुमने हमारे मिलने के लिए। सौरभ ने मसाला चाय ऑर्डर कर दिया और कहा कि हमें लगा आपके लिए थोड़ा पास पड़ेगा आपके पुलिस स्टेशन से, इसलिए हमने ये वाली जगह चूज करी थी। सिंह ने हंसते हुए बोला तुम पुलिस स्टेशन ही आ जाते भाई, तुम्हारा घर ही है वो। सौरभ ने कहा नहीं, हम पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते थे, रमेश अंकल ने हमें पुलिस से और उनके परिवार से भी दूर रहने का बोला है। सिंह ने कहा अच्छा, ऐसा क्यों? इस पर मैंने कहा उन्हें लगने लग गया था कि हम उनकी जिंदगी में और उनके घर में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लगे हैं। सिंह कौन सा मौका छोड़ता है? उसने कहा हाँ, शायद तुम इंटरफेयर कर ही रहे हो। तो मैंने कहा तो हम तो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने की, टू फाइंड द मर्डरर। सिंह ने कहा उनके परिवार से 2 सदस्य मर चुके हैं, थोड़ा तुम लोग को सेंसिटिव होना पड़ेगा। तब तक वहां का वेटर चाय ले आया। सिंह ने कहा खैर कोई पॉइंट नहीं है इस डिस्कशन का, क्योंकि मैं इस केस को अब क्लोज करने वाला हूं। आई वॉज सो सरप्राइज्ड। मैंने कहा अच्छा? सिंह ने कहा हाँ, पूरी फैमिली मेरे से मिलने आई थी, रमेश जी, नीलम जी, उनकी सिस्टर बिंदु और वो लड़की अंजलि, अमेरिकन एक्सेंट वाली, सब लोग मेरे से 3 दिन पहले मिलने आए थे। तो मैंने कहा अच्छा, 2 दिन पहले वो हमसे मिलके गए थे, इसका मतलब पुलिस स्टेशन में उनसे सिंह सर से मिलने के बाद वो हमसे मिलने आए थे। सौरभ ने पूछा उन्होंने क्या कहा आपसे? तो सिंह ने कहा उन्होंने कहा कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन हमारे परिवार में सिर्फ दुख लेके आई है और हम हर कोई सस्पेक्ट के दायरे में आ गए हैं। आदि इतना सेंसिटिव कैरेक्टर था, वो भी शक के दायरे में आ गया और वो जाके उसने ड्रग का ओवरडोज ले लिया। तो मैंने कहा कि तो रिंग का क्या हुआ जो उसके कमरे में मिला? बिना कारण तो वो सस्पेक्ट नहीं हुआ था ना। मेरी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई थी। सिंह ने कहा तुम लोग बहुत एक्साइट हो जाते हो सकता है, ऐसे बहुत बार होता है। प्रेरणा हैड एन एक्सीडेंटल फॉल और आदि का ओवरडोज हो गया। सौरभ ने कहा हाँ, होता होगा बहुत बार, मगर इस केस में वो दोनों ही मर्डर हुए हैं। सिंह ने कहा कैसे कोई मार सकता था? इतने सारे परिवार वालों के बीच में उनका कोई कैसे खून कर सकता था? तो मैंने कहा अनलेस कि घर वालों ने किसी ने किया हो। सिंह हंसते हुए बोला आई लाइक योर स्पिरिट। मैं जब छोटा था मेरी भी इतनी हाई स्पिरिट्स हुआ करती थी, मगर जिंदगी ने हमें ये सिखाया है कभी कभी चीजों को ना छोड़ देना चाहिए। सौरभ और मैं तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कन्विंस तो हम डेफिनेटली नहीं हुए थे। सिंह कंटिन्यूड टू टॉक। समटाइम्स एक फॉल सिंपल फॉल हो जाता है, कोई एक्सीडेंटली मर जाता है। जस्ट बिकॉज तुम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हो उसे मर्डर होना जरूरी नहीं होता। मैंने कहा सर
हम एक्साइटमेंट नहीं ढूंढ रहे हैं, हम सच्चाई ढूंढ रहे हैं। आपको कुछ गड़बड़ नहीं लगती? वैसे ही बैठे बैठे आदि मर गया। सिंह ने कहा, नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगता और उस फैमिली को भी कुछ गड़बड़ नहीं लगता। वो सिर्फ केस को क्लोज करना चाहते हैं, यही बताने के लिए वो लोग आए थे। रमेश जी चाहते हैं कि ये केस जल्दी क्लोज कर दिया जाए। सौरभ ने कहा, वो क्यों चाहते हैं उसको जल्दी क्लोज करना? तो सिंह ने कहा, पता नहीं, हो सकता है किसी पॉलिसी के लिए। तो मैंने कहा, इंश्योरेंस पॉलिसी? प्रेरणा की इंश्योरेंस पॉलिसी? तो सिंह ने कहा, हाँ, इंश्योरेंस कंपनीज को ऑल क्लियर चिट चाहिए होता है पुलिस डिपार्टमेंट से, ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि वो एक्सीडेंटल डेथ थी। मैं और सौरभ एक दूसरे का मुंह शॉक में देखने लग गए। तो सिंह ने बोला, ऐसा मैंने 20 साल से ये केसेस देख रहा हूँ, ऐसे केसेस को जिसमें कि लोगों को इंश्योरेंस के लिए जल्दी केस रफा दफा करना होता है। उसके बाद बिल्कुल शांति हो गई। हम लोगों ने चुपचाप अपनी चाय पी। उस जगह की शांति में हमारी शांति घुल गई। अचानक से शांति ब्रेक हुई सिंह के फोन बजने से। उसने कहा, सॉरी, मेरी वाइफ का कॉल है। सिंह फोन पे कह रहा था, हाँ, तुम डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, वो वीजा वाला आएगा। नहीं, शेंजन नहीं, हम यूरोप जाएंगे और हाँ, फ्रांस भी जा रहे हैं। फोन रख के वो मुस्कुरा रहा था। फिर सिंह ने हमसे कहा, और कोई बात है या कि अब निकलूं? तो मैंने पूछा, सर अब आप क्या करेंगे? तो उसने कहा, कुछ नहीं, केस क्लोजर की रिपोर्ट बनाने में मुझे कम से कम 2 हफ्ते लगेगा और मेरे सीनियर को वो साइन करना है। बस मेरे को जरा ब्रेक लेना है, उसके पहले मैं ये काम खत्म कर देना चाहता हूँ। हम दोनों सिंह को उसकी जिप्सी तक छोड़ने बाहर तक गए और मैंने पूछा, सर आदि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ पता चला? तो सिंह ने मेरी पीठ थपथपाए हुए बोला, डिटेक्टिव सर, जाने दीजिए। हाँ, वैसे सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ, कुछ नहीं आया उसमें। एक्सेस हेरोइन इन ब्लड की वजह से डेथ हुई है, यही आया उसमें। तो मैंने कहा, कुछ और पता चला? तो उसने कहा, नहीं, बस नीडल्स के मार्क्स थे और हाँ, कुछ बाइट्स के मार्क्स थे, और वो मुस्कुरा दिया। तो मैंने कहा, वो किस वजह से? क्या? तो सिंह कहने लग गया, नहीं, उसकी काफी लेडीज फैंस थी ना, सब परिवार वालों ने भी यही कहा है। ये इतना कह के सिंह हंस पड़ा और वो आगे चला गया। चलिए, यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके देखते हैं हमारे डिटेक्टिव्स अब करेंगे क्या। पहले मैं बहुत परेशान था। स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है, एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.sectec.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@sectec.in। Welcome back to Radio Udan, a flight of life. You are listening to One Arranged Murder from Rajeshwari. सिंह से मिलने के बाद तुरंत हमने राणा सर को कांटेक्ट किया। उन्होंने हमें वहीं से हयात रीजेंसी होटल में बुलवा लिया था, जहां पर कि वो किसी पॉलिटिशियंस के लिए सिक्योरिटी का काम देख रहे थे, इसलिए उन्होंने हमें उधर ही बुला लिया। बैंक्वेट हॉल के एक टेबल पर राणा सर, मैं और सौरभ बैठ गए। राणा सर ने हमें स्कॉच और खाना ऑफर किया। मुझे देख के कहा, तुम्हारे रेस्टोरेंट को खाना भी तो बहुत पसंद है, ड्रिंक लो और खाना खाओ, मैं नहीं पे कर रहा हूँ इसका, द कॉन्फ्रेंस इज स्पॉन्सरिंग इट, सो यू कैन हैव इट। राणा सर की एक चुटकी की आवाज़ में सब कुछ टेबल पर हाजिर हो गया। उन्होंने कहा, मैं भी भूखा हूँ, और तंदूरी चिकन लेकर वो खाने लगे। फिर राणा सर ने पूछा, क्या बताना चाहते हो? तुम देख रहे हो मैं देश की सेवा में लगा हुआ हूँ। तो सौरभ ने और मैंने उनको सारी बात बता दी, जो कुछ भी हुआ, और ये भी कह दिया कि सिंह ने तो क्लोज करने का निर्णय ले लिया, उस केस को क्लोज करने वाला है। इस पर राणा सर ने कहा, अरे हाँ,
रमेश का वो सिंगर भाई वो भी मर गया ना? हमने हाँ कह दिया। सौरभ ने कहा, मगर सर सिंह तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने वाला है। राणा ने कहा, वेलकम बॉयज टू द रियल वर्ल्ड। ये काफी बार होता है ऐसा। तो मैंने कहा, क्या होता है ऐसा काफी बार? इस पर राणा ने कहा, सिंह बहुत खुश आदमी हो गया होगा ना, उसको जिंदगी में बहुत खुशी मिल गई होगी। सौरभ की आंखें इतनी बड़ी फटी फटी, कहने लग गया, सर क्या आपको ये लगता है कि सिंह ने ब्राइब लिया है? राणा सर ने अपने लेफ्ट और राइट में देखा। ये शब्द मेरे सामने बोलना अलाउड नहीं है। सौरभ ने कहा, सिंह को उसकी वाइफ से कॉल आई थी, वो लोग यूरोप की हॉलिडे प्लान कर रहे हैं। सिंह की ये बात सुनकर राणा सर ने सर हिला दिया, मुस्कुराने लग गए। सौरभ ने पूछा, सर अब हम क्या करेंगे? राणा ने कहा, हैव अनदर ड्रिंक। तो सौरभ ने कहा, नहीं सर सीरियसली बताइए क्या करें अब हम? राणा सर ने एक लंबी सांस ली और कहा, छोड़ दो इस केस को, जाने दो, और नहीं तो किलर को ढूंढो विथ सॉलिड एविडेंस और उसे लेके सिंह के पास जाओ। मैंने कहा, सिंह के पास? मगर आपने तो कहा था उसने। राणा सर ने बोला, नहीं, अगर वाटर टाइट एविडेंस है इतना स्ट्रॉन्ग तो उसे केस रीओपन करना ही पड़ेगा। अदरवाइज उसे पता है कि तुम उसके सीनियर के पास चले जाओगे, नहीं तो मीडिया के पास चले जाओगे लेके। तो क्या वो केस को रीओपन कर सकता है? तो राणा सर ने कहा, हाँ कर सकता है। उसे ऐसा कुछ क्लॉज लिखना पड़ेगा, इन लाइट ऑफ द न्यू एविडेंस ऑफ जी करके। वो जी क्या है तुम फाइंड आउट करो, क्या एविडेंस है। तो सौरभ ने कहा, तो उसने जो पैसे ले लिए रमेश से उसका क्या हुआ? तो राणा सर ने कहा, यू आर नॉट वेरी श्योर कि उसने पैसे लिए हैं, कभी अपने मुंह से गलती से उसके सामने मेंशन भी मत कर देना। यस सर श्योर, हम नहीं मेंशन करेंगे। तो राणा सर ही कंटिन्यूड, वैसे भी अगर उसने पैसे लिए हैं उसे सेटल करना उसका सिरदर्द है, या तो वो वापस करेगा या एविडेंस बहुत स्ट्रांग है तो वो देखी जाएगी, रमेश देखेगा फिर क्या करना है। मैंने कहा, ओके सर ठीक है। तो राणा सर ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई नए सस्पेक्ट्स हैं आज की तारीख में? तो हमने सर हिला दिया, नहीं सर हमारे पास अभी कुछ नहीं है। राणा सर हंस पड़े, बेस्ट ऑफ लक, तुम्हें दूसरा सस्पेक्ट मिलेगा, मुझे ऐसा डाउट है, सो ऑल द बेस्ट। हम दोनों ने, हर एक जन ने 4 विस्कीज और एक पूरी तंदूरी चिकन खाने के बाद जाके हम कैब में बैठ गए घर जाने के लिए। चाबियों का गुच्छा अपनी उंगली में घुमाते हुए मैंने कहा, अब समय आ गया है कि हम इनको काम मिलें। सौरभ ने कहा, उस घर में वापस घुसना तो थोड़ा डरावना लग रहा है। हमारा कैब साउथ एक्सटेंशन के रास्ते से रिंग रोड पर जा रहा था, ऊपर मेट्रो लाइन जा रही थी। दूर से पोर्श के शोरूम का साइन बोर्ड चमक रहा था। मल्होत्रास मोटर्स के शोरूम को पॉइंट करते हुए मैंने कहा, ये चाबियां मैं उन्हें के घर में घुसने के लिए नहीं यूज करना चाहता हूँ, बट आई वॉन्ट टू गो एंड सी कि उनके शोरूम में क्या है, हमें वहां क्या एविडेंस मिलेगा। सौरभ ने कहा, वहां इतने एक्सपेंसिव कार्स हैं और सब जगह गार्ड्स फैले हुए हैं, वहां तुम्हें क्या मिलने वाला है? तो मैंने कहा, क्यों, रमेश अंकल का ऑफिस वहां नहीं है? हाँ, उनका ऑफिस फर्स्ट फ्लोर में है। क्यों? मैंने कहा, मैं उस आदमी के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ जो प्रेरणा का केस सबसे जल्दी बंद करना चाहता है। सौरभ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके सर पे विस्की और चिकन बोल रहा था, उसकी तो आंखें बंद हो चुकी थी। एक दिन हमारे काम से सीधे हम मल्होत्रा मोटर्स के शोरूम में पहुंच गए, शोरूम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। शाम के 6:30 बज रहे थे। सौरभ ने कहा, जो मेन शोरूम है वो ग्राउंड फ्लोर में है और फर्स्ट फ्लोर में लाइट्स चल रही थी। उसने कहा, वो देख रहे हो लेफ्ट मोस्ट जो ऑफिस है वो रमेश अंकल की ऑफिस है, यानी फर्स्ट फ्लोर को पॉइंट आउट करते हुए कहा उसने। हम सड़क के ऑपोजिट साइड में खड़े थे और वहां से देख रहे थे। तो उसने कहा, रमेश अंकल वहां दिख नहीं रहे हैं, ना उनकी गाड़ी पार्किंग में हमें दिख रही है। तो मैंने कहा, और क्या ऑफिसेस हैं फर्स्ट फ्लोर में? अकाउंट्स और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर है, नीचे तो डायरेक्टली कार की सेल्स में जो लोग इन्वॉल्व हैं सिर्फ वो रहते हैं, बाकी सब ऊपर ही बैठते हैं।
और कुछ है ऊपर? हाँ, एक पेंट्री है जिसमें सिर्फ टी कॉफी बन सकती है और स्टाफ टॉयलेट्स हैं। कस्टमर्स को अगर यूज करना होता है वॉशरूम तो उनको ऊपर ही भेजा जाता है। सीसीटीवी कैमरास भी सब जगह लगे हुए हैं। हाँ, जो भी कॉमन प्लेस की जगह सब जगह लगे हुए हैं, सिवाय रमेश अंकल के ऑफिस के ऑफ कोर्स। मैंने कहा प्रॉब्लम ये है कि अगर सब जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं तो हम उनके ऑफिस तक पहुंचेंगे कैसे? सौरभ ने कहा हाँ, और नीचे ग्राउंड फ्लोर में सब जगह गार्ड्स फैले हुए हैं, बहुत रिस्की है भाई, छोड़ दो ये आइडिया। मैं कुछ बोलता उसके पहले मेरा फोन बज गया। बिंदु आंटी का फोन था। मैंने फोन रिसीव किया और उसे तुरंत स्पीकर फोन पे डाल दिया। वो जानना चाह रही थी कि केस में कोई प्रोग्रेस है क्या। तो मैंने उनसे पूछा, आप सब लोग पुलिस में गए थे, आपने तो हमें बताया ही नहीं। तो उसने कहा हाँ, 3 दिन पहले हम सब गए थे, वीर जी के आगे किसी की चलती नहीं है, वो हम सबको ले गए थे। तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? मैं जब मिलने आई थी तो मैं बहुत डर गई थी, मैं तो पुलिस का नाम भी नहीं लेना चाह रही थी। आई एम सॉरी अबाउट दैट। इस पर बिंदु ने कहा, क्या तुम लोगों को कुछ पता चला? अब बीच में सौरभ बोला, आपके ग्रेट वीर जी ने इंस्पेक्टर सिंह को ब्राइब कर दिया है। व्हाट? उन्होंने कहा। तो मैंने संभालते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं बिंदु आंटी, अभी हमें कुछ पता नहीं चला है, बट आप हमें बताइए कि रमेश अंकल कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा वो अमृतसर चले गए हैं। तो मैंने पूछा अमृतसर क्यों गए हैं? कह रही है कि वो फैक्ट्री की विजिट के लिए गए हैं। कौन सी फैक्ट्री? ऑटो पार्ट्स की फैक्ट्री। क्या बनता है उसमें? किसके ऑटो पार्ट्स? कौन सी गाड़ियों के बनते हैं? तो बिंदु आंटी ने कहा ये तो मुझे नहीं पता, जब हम पहले थे तो हमारा छोटा सा कार गराज वहाँ हुआ करता था, उसके बाद वीर जी ने वहाँ पे फैक्ट्री बना दी है, वो वहाँ गए हुए हैं, उन्हें कोई काम था। अच्छा, कैसे गए हैं? वो अपनी केन गाड़ी लेके गए हैं। ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज कार। किसके साथ गए हैं? वो अनवर को लेके गए हैं। मैंने दिमाग में बना लिया सिर्फ अनवर और रमेश जी, इन्होंने ही तो हमें वहाँ देखा हुआ था, और किसी ने तो देखा हुआ नहीं था। तो मैंने बिंदु आंटी को कहा, हमें शोरूम में जाके इन्वेस्टिगेशन करना है और हमें आपकी हेल्प चाहिए। सौरभ ने तुरंत फ़ोन को म्यूट कर दिया और मुझे इशारे से भी और वैसे भी कहने लगे, अरे क्या कर रहे हो, इनको क्यों सारी बात बता रहे हो? तो मैंने कहा, अरे नहीं, हमें अभी जाके इन्वेस्टिगेट करना है और यही हमें हेल्प कर पाएंगी, तो तुम चिंता मत करो, मेरे पास प्लान है, हम एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने म्यूट अनम्यूट किया तो तब तक बिंदु आंटी ने कहा, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, थोड़ी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी, आप बताइए आप हमें हेल्प करेंगी? तो बोली मुझे क्या करना होगा? तो मैंने उनको कहा, मैं चाहता हूँ कि आप और अंजलि शोरूम में आए उस समय जबकि हमें इन्वेस्टिगेट करना हो। बिंदु बुआ थोड़ी डर गई। वो कह रही थी, मुझे इन सबसे थोड़ा दूर नहीं रख सकते हो? अगर वीर जी को पता चल गया तो? मैंने सोच समझ के ही उन्हें बोला था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि रमेश जी 3 दिन के लिए अमृतसर गए हैं, तो हमें अगर कुछ करना तो अगले 2 दिन के अंदर हमें करना जरूरी था। बिंदु आंटी को मैंने प्रॉमिस किया, आप चिंता मत करिए, आप किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, यू कैन हैव माई वर्ड फॉर दैट। 2 दिन बाद एक संडे शाम 4 बजे मैं और सौरभ मल्होत्रा मोटर्स के शोरूम पहुंच गए। हम दोनों ने सूट पहना हुआ था, हेयर कोम्ड वेरी स्ट्रेट, एंड बोथ ऑफ देम वोर 0 पावर स्पेक्टिकल्स। अंदर गए तो हमें एक आदमी ने एनकाउंटर किया। कह रहा था मैं जयेश वर्मा हूँ और यहाँ का सीनियर सेल्स पर्सन हूँ मल्होत्रा मोटर्स में। वो हमें पूछने लग गया कि हमें कौन सी गाड़ी में इंटरेस्ट है। ऑफ कोर्स वो अपना सेल्स का काम बहुत अच्छे से कर रहा था। हमने भी कह दिया वी वुड प्रेफर 911, बट ये दिल्ली के जो सड़कें हैं ना उसमें वो सूट नहीं करता। उसने अगली बात बोली, सर एक पोर्श लेना तो इंसान का जिंदगी का सपना होता है, जो कि इन सड़कों की वजह से तो नहीं पीछे रह सकता। वो हमें एक शाइनी रेड कलर 911 पोर्श की ओर ले गया। उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वो हमें बताने लग गया। कॉन्वर्सेशन आगे करने के लिए सौरभ गाड़ी के बारे में कुछ पूछने लग गया, तो वो सब बताने लग गया। मैंने पूछा फाइनली गाड़ी कितने की है? तो उसने कहा 1.42 करोड़ शोरूम में, ऑन द रोड 1.7 और कुछ करोड़ उसने बोला। मेरे तो होश वैसे ही उड़ गए।
मगर मैंने और सौरभ ने बिल्कुल स्ट्रेट फेस रखा, बिकॉज हमें बहुत कूल एक्ट करना था, हमें कोई इमोशंस जाहिर नहीं करने थे। सौरभ कुछ एक्स्ट्रा ही कूल एक्ट करने लग गया और कुछ कॉन्वर्सेशन करने लग गया। मेरा ध्यान तो एंट्रेंस पे था। बस इन अ फ्यू मिनट्स बिंदु और अंजलि अंदर आते हुए दिखे। जैसे कि हमने प्लान किया था, हमने एक दूसरे को एक्नॉलेज नहीं करा। वो लोग सीधे केएन सेक्शन में गए। वहाँ के स्टाफ ऑफ कोर्स उन्हें पहचान लिए और उन लोगों ने उनको ग्रीट किया। मेरे पीछे एक सेल्स पर्सन की आवाज आई, मल्होत्रा सर की सिस्टर आई हैं। जयेश के साथ कॉन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए सौरभ और कुछ टेक्निकल चीजें गाड़ी के बारे में पूछने लग गया। जयेश ने कहा, मैं जरा ब्रोशर्स ले आता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग प्लीज मीटिंग रूम में आ जाइए। मीटिंग एरिया में जब मैं गया, मैं जहाँ बैठा वहां से मैं बिंदु को देख भी पा रहा था और उनकी आवाज भी सुन पा रहा था। वो कह रही थी, मैं यूएस से मेरी नीस आई है, वो एक कॉलम लिख रही है पॉश कार्स के बारे में, लग्जरी कार्स के बारे में। बस इतनी सी बात थी, इसलिए आए थे हम यहाँ पे। सेल्स पर्सन ने कहा, नो प्रॉब्लम मैडम। तो अंजलि ने गाड़ी के अंदर अपना पैर रखा, यानी सेल्स पर्सन ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया था उनके लिए। अंजलि अंदर गई गाड़ी में। बिंदु ने कहा, आई एम सॉरी, मैं आपको कितना ट्रबल कर रही हूँ। तो सेल्स पर्सन ने कहा, मैडम ये आपका शोरूम है, आप क्या बोल रही हैं? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? अंजलि गाड़ी में ड्राइवर सीट में जाके बैठ गई थी। वाइपर्स चेक करने लग गई। उसने लाइट स्विच ऑफ ऑन किए और गाड़ी के कुछ कंट्रोल्स को वो चेक करने लगी। वो एक बेबी पिंक सलवार कमीज में थी और एक उसने बिंदी लगा रखी थी। शायद वो जर्नलिस्ट बिल्कुल पक्की दिखनी चाहिए थी ना उस दिन, इसलिए शायद वो ये पहन के आई थी। मेरे मन में आया मैं अपना हाथ रखूं स्टीयरिंग व्हील पे अंजलि के हाथ पे, मगर मेरा ध्यान स्कूल टीचर की ओर चला गया, प्रिंसिपल की ओर यानी सौरभ की ओर। एक्चुअली क्या हुआ था, जब हम शोरूम में घुसे थे, जो जयेश को देख के सौरभ थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ था। अभी इस समय मीटिंग रूम में जब हम बैठे हुए थे, जयेश तो गया हुआ था ब्रोशर लेने, तो मैंने बिल्कुल विस्पर्स में सौरभ को पूछा, तुमने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? तो सौरभ ने कहा, अरे वो हमारे एंगेजमेंट में आया था, मगर मुझे लगता है उसने मुझे पहचाना नहीं, शायद मेरा वजन लूज हो गया थोड़ा। मैंने कहा, नहीं, तुम्हारा वजन तो कोई कम नहीं हुआ है, इट्स बिकॉज ऑफ द ग्लासेस दैट वी आर वेयरिंग, कि उसने पहचाना नहीं। थोड़ी देर में जयेश अपनी फेक स्माइल के साथ वापस आया और उसने कहा, सर ये रहा फॉर्म, आप अपनी डिटेल्स इसमें भर दीजिए और आपको ये सब ऑप्शंस में बताता हूँ, नहीं तो आप अपना कोई विजिटिंग कार्ड दे दीजिए। सौरभ ने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाल के जयेश को दे दिया। जयेश ने उसमें से पढ़ा, जेकब डिसूजा, को-फाउंडर एंड वाइस प्रेसिडेंट, साइबर सेफ सिक्योरिटीज। जयेश ने तुरंत बोला, सुपर्ब सर। तो सौरभ ने कहा, अभी तो बहुत लंबा रास्ता जाना है हमको। तो जयेश ने कहा, यस सर, और आपकी इस पोस्ट के साथ आपका रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, वो आपकी जर्नी में 4 चांद लगा देगा। हमने सारे ब्रोशर्स इकट्ठे कर लिए और मैंने कहा, थैंक्स अ लॉट, ये बहुत हेल्पफुल होंगे, मगर अभी हमें कहीं जरूरी काम से जाना है, वी विल बी इन टच विथ यू सून। जयेश ने कहा, श्योर सर, आई विल वेट फॉर योर कॉल। तब सौरभ ने पूछा, क्या यहाँ पर वॉशरूम है, मैं यूज कर सकता हूँ? जयेश ने रास्ता दिखा दिया कि हमारे पीछे से सीढ़ियां जा रही हैं और उसने ऑफर किया कि वो हमारे साथ चले। सौरभ ने पीछे मुड़ के एक बार सीढ़ी की ओर देखा और फिर कहा, नहीं, आई विल मैनेज, मैं चला जाऊंगा, यहाँ और कस्टमर्स हैं, आप उन्हें अटेंड करिए। जयेश ने कहा, यस सर, संडे है, काफी बिजी डे जाता है। वो पूरा दांत दिखा के मुस्कुरा रहा था और खुद को बहुत क्लेवर सोच रहा था कि वो एक डील क्रैक करने वाला है। मैंने भी जयेश को कहा, बहुत लंबा जाना है, हमें बहुत काम है, आप अपने दूसरे कस्टमर्स को अटेंड करिए, हम जरा वॉशरूम यूज करके फिर हम निकल जाएंगे। जयेश को बाय करा, वी सॉ टू इट कि वो दूसरे कस्टमर्स के पास पहुंच जाए। फिर हम ऊपर चले गए और वॉशरूम में चले गए और कोई भी नहीं था वहां पे। मैंने ऊपर कहा सौरभ से, सीसीटीवी कैमरा मैंने देखा था, चालू था वहां पर। सौरभ ने कहा, हाँ, मगर गार्ड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कोई 2 नॉर्मल कस्टमर्स ही हैं। 3 जन और आए वहां पे
वॉशरूम यूज़ करने के लिए। सौरभ और मैंने प्रिटेंड किया कि हम दोनों सिंक पे अपने हाथ धो रहे हों। तभी एक लाउड अलार्म ने पूरा शोरूम भर दिया। बिंदु और अंजलि ने कर दिया था जो मैंने उन्हें करने को कहा था। उन्होंने केएन का बर्गलर अलार्म ऑन कर दिया था। बिंदु ने कार को ऑटोमेटिक लॉक से बाहर से लॉक कर दिया था। अंजलि अंदर कार को फिडल कर रही थी। ऐसे सिनेरियो में उसका बर्गलर अलार्म बज जाता है। 30 सेकेंड्स के लिए बजता है, 10 सेकेंड का ब्रेक देता है, फिर से 30 सेकेंड्स के लिए, ऐसे वो बजता रहा। बस इसी मौके का मुझे इंतजार था। मैंने कहा चलो चलते हैं, और फटाफट हम दोनों कॉर्नर ऑफिस में चले गए। उस अलार्म ने सबको अट्रैक्ट कर। वो फ्रॉस्टेड ग्लास था और ऊपर का 1/3 नॉर्मल ग्लास था, ताकि ऊपर से नीचे शोरूम में क्या है वो देखा जा सके। मैं थोड़े झुकते हुए नीचे देखने लग गया कि नीचे क्या हो रहा है, ताकि मुझे कोई ना देख पाए। अंजलि और बिंदु वहां सबसे माफी मांग रहे थे। सौरभ ने कहा अब हमें जल्दी करना चाहिए। पीछे मुड़ के देखा, रमेश का डेस्क लेदर से कवर्ड था। कुछ कार के मॉडल्स थे, और जो कैबिनेट था डेस्क के पास 5 फीट हाइट और 3 फीट वाइड एक डेस्क कैबिनेट रखा हुआ था। सौरभ जाके रमेश जी की रिवॉल्विंग चेयर पे बैठ गया, और वो साथ में जो डेस्क थे उनको खोल के देखने की कोशिश करने लग गया। मैंने मजाक किया, तुम सच में दामाद लग रहे हो, इतने बड़े बिजनेस हाउस के, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वैसे लग रहे हो। खैर, मैंने कहा कहाँ से शुरू करें हम। सौरभ ने कहा अगर हम इस कंप्यूटर को हैक कर पाए तो शायद हमें सब कुछ मिल जाएगा। सौरभ उस कंप्यूटर पे अपनी उंगलियां माउस पे फेरने लग गया, और पासवर्ड जब मांगा तो कुछ टाइप करने लग गया। मैंने पूछा तुम्हें पासवर्ड पता है? उसने कहा नहीं, गेस किया था, प्रेरणा, बट इट डिड नॉट वर्क। मैं डेस्क तक गया और यूटिलिटी बिल्स का फाइल उठा लिया। उनको देखते हुए मैंने सौरभ से कहा तुम्हें पता है इस शोरूम का महीने का बिजली का बिल 5 लाख का है। सौरभ बिजी था, कंप्यूटर पे बार बार ट्राई कर रहा था, और कहा उसने क्यों, दिल्ली के सीएम ने इलेक्ट्रिसिटी का बिल फ्री नहीं करा था? मैंने कहा गोलू, पॉर्श के शोरूम के लिए नहीं वो एप्लीकेबल होता है। सौरभ ने बहुत फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद अपने हाथ खड़े कर लिए। मैंने कहा कंप्यूटर को छोड़ दो, बाकी चीजें चेक करो, जैसे कि सेल्स रजिस्टर है, देखो उसमें कितने क्लाइंट्स को गाड़ियां बेची है। तो कहने लगे मैं क्या करूंगा उसका? अच्छा, उनको कॉल करके पूछना कि और कोई सीट्स चाहिए क्या। अरे पॉइंट इज कि जस्ट कीप लुकिंग एवरीथिंग। तो सौरभ ने उसके डेस्क के साथ जो ड्रॉर्स उन्होंने खोलने की कोशिश करी, लॉक थे। चाबियों का गुच्छा मैंने उसकी ओर फेंक दिया। तब तक सेल्स रजिस्टर को मैं फ्लिप कर रहा था। मैंने कहा गोलू, इन्होंने पिछले 3 महीनों में 26 गाड़ियां ही बेची है मात्र। तो सौरभ ने कहा भाई वो पोर्श की गाड़ियां बेच रहे हैं, आलू नहीं बेच रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हें पता है Volkswagen owns Porsche? एंड सौरभ ने कहा रमेश अंकल ऑल्सो हैज अ Volkswagen शोरूम। हाँ, अमृतसर में है ना, जो उनका दोस्त तनेजा उसे मैनेज करता है, याद है तुमको? फिर सौरभ ने कहा वो तो बिजली काम कर रहा था ड्रॉर्स को खोलने में। हे भगवान, ये क्या हुआ? इस ड्रॉर में तो ये छोटी वाली चाबी फंस गई है। भाई इसको देखो, क्या करूं मैं इसका? मैं घुटने पे ही चलता हुआ ड्रॉर तक गया और मैंने चाबी हिलाने की कोशिश करी, वो तो हिली नहीं। सौरभ ने कहा अगर ये टूट गई ना चाबी, बस तुम और मैं तो गए। फिर मैंने कहा रिलैक्स, और मैंने चाबी को हल्का सा घुमाने की कोशिश करी, निकल गई। मैंने कहा तुमने चाबी उल्टी लगा दी थी, छोड़ दो, ये मैं देख लेता हूँ, तुम जरा क्लोजेट्स को देखो कि उनमें क्या है। क्लोजेट्स तो लॉक्ड नहीं थे, उनका लकड़ी का दरवाजा सौरभ ने खोल दिया। उस क्लोजेट में तो सिर्फ ट्रॉफीज थी जो इन्हें बेस्ट कार डीलर वगैरह की मिली हुई थी। मैंने कहा कुछ और है वहां पे? तब तक मैं भी बहुत फ्रैंटिकली उस ड्रॉर को खोलने की कोशिश कर रहा था और दूसरी चाबी लगाने की कोशिश कर रहा था, खुली नहीं थी अभी तक वो। सौरभ ने कहा ट्रॉफीज ही ट्रॉफीज हैं, कैप्स हैं, पेन स्टैंड है, एक रूम फ्रेशनर है, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ कुछ मिलने वाला है। तभी क्लिक की आवाज आई और ड्रॉर्स खुल गए। मैंने कहा गोलू छोड़ दो उन सबको और यहाँ आओ, हम ये ड्रॉर्स चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ड्रॉर में कुछ स्टेशनरी के सामान के साथ एक लाइटर, सिगरेट्स का पैकेट और पान मसाला रखा हुआ था। रमेश अंकल यहाँ स्मोक करते हैं?
सब जगह तो नो स्मोकिंग लिखा हुआ है और ऊपर की ओर मैंने इशारा देख के कहा, देखो स्मोक अलार्म भी लगा हुआ है। प्रॉबेबली वो बाहर जाके ये करते होंगे। मैंने फिर नेक्स्ट ड्रॉअर खोला, उसमें 2 ट्रांसपेरेंट फोल्डर्स थे जिसमें कि प्रिंटेड पेपर्स रखे हुए थे। दोनों फोल्डर्स पे लिखा हुआ था क्वार्टरली अकाउंट्स फॉर मल्होत्रा मोटर्स, एक पे, दूसरे पे भी क्वार्टरली अकाउंट्स फॉर तनेजा मोटर्स, यानी फोक्सवैगन का जो शोरूम था वहाँ का, उसका लिखा हुआ था। मैंने फिर थर्ड ड्रॉअर खोला, उसमें ज़्यादातर लेटर्स कोटक महिंद्रा बैंक से आए हुए थे और उसमें एक इंश्योरेंस कंपनी का भी एनवेलप था और एक क्रेडिट कार्ड डीलर का भी था। ये सब पेपर्स निकाल के मैंने डेस्क पे रख दिया और मैंने कहा चलो ये सब एक एक पेपर हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। सौरभ ने घड़ी देखी, हमारे पास आधे घंटे का ही और समय था, क्योंकि और आधे घंटे के बाद हमने जैसे इंस्ट्रक्शंस दिया था बिंदु और अंजलि को, वो शोरूम की एक दूसरी गाड़ी में सेम ट्रिक करने वाले थे। क्वार्टरली अकाउंट्स का एक फोल्डर खोला और देखा इतने सारे टेबल्स विद सो मेनी नंबर्स, इतना सारा इंफॉर्मेशन, कैसे हम आधे घंटे में सब पढ़ पाएंगे। सौरभ ने कहा ऐसा करते हैं, मेरे पास स्कैन ऐप है, सारे पेपर्स हम स्कैन करके फोन पे भर लेते हैं एंड लेटर ऑन घर जाके हम उनको आराम से पढ़ लेंगे। बस सब हम एक एक करके सारे पेपर्स हमने कर डाला। ऑलमोस्ट डन, 20 मिनट हो चुके थे। तो सौरभ ने कहा नीचे देखो जरा सब कुछ ठीक है ना। सौरभ अभी भी लग रहा हुआ था कि और 2 बच गए थे पेपर, उसको कर लें। मैंने फ्रॉस्टेड ग्लास तक जाके जरा देखा, नीचे मुझे रमेश दिखाई दिया। मैंने कहा ओ माय गॉड। सौरभ ने कहा क्या हुआ? मैंने सौरभ को इशारे से बुलाया, जैसे ही उसने देखा उसके मुंह से निकल गया ये यहाँ पर। मैंने उसके मुंह पे अपना हाथ रख दिया, चुप रहो, चिल्लाओ मत। मैं सौरभ को घसीट के बीच कमरे में ले गया। सौरभ ने फिर धीरे से बोला मेरा हाथ हटा के, अरे ये यहाँ पे कैसे आ गया? बिंदु आंटी ने तो कहा था कि ये 3 दिन तक नहीं आएगा। अरे भाई मुझे क्या पता, अब तो हम फंस गए यहाँ पे, कैसे निकलेंगे यहाँ से? बस अब वो ऊपर आने ही वाला होगा, वो आके हमें मार डालने वाला है, फंस चुके हैं हम। मैंने कहा शांत रहो, रिलैक्स करो, जरा सोचो। अरे क्या सोचें, 5 मिनट और बाकी है, बिंदु और अंजलि तो अलार्म बजाने वाले थे। सौरभ अब वो होने वाला नहीं है, अलार्म अब बजेगा नहीं, ताकि उसके आड़ में हम फिर से कमरे से निकल जाते। हम यहाँ फंस चुके हैं और हमें अब कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा बाहर निकलने का। डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सब आ गए हैं, अब कोई बचा तो नहीं है? हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अब पहले फटाफट सबको जगह पे रखते हैं। हमने सब कुछ ड्रॉअर में वापस रीअरेंज करना शुरू किया तो सौरभ ने बोला मेरी तो हार्ट बीट बहुत तेज हो गई है, मेरे लिए इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं है, भाई कुछ करो। मैंने कहा चुप हो जाओ, बिल्कुल शट अप एंड जस्ट क्लीन अप दिस मेस फर्स्ट। अगले 3 मिनट में जगह को हमने उसका अपना असली रूप में वापस परिवर्तित कर दिया। कोई भी चीज डिस्प्लेस नहीं थी। 2 मिनट और बाकी थे। मैंने फिर से नीचे की ओर देखा, अंजलि 911 के पास खड़ी हुई थी और कुछ बात कर रही थी। वो वहाँ खड़े होकर रमेश से ही बात कर रही थी। क्या उसे सिचुएशन की ग्रेविटी समझ आ रही थी? क्या वो रमेश को बातों में ही उलझा रही थी, या क्या वो गाड़ी में फिर से जाके अलार्म बजाने की कोशिश कर रही थी? नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो रमेश से उसकी बात कंटिन्यू होती रही। बीच में रमेश ने अपनी जेब में हाथ डाला और चाबियों का गुच्छा निकाला, वैसा ही गुच्छा जैसा कि हमारे पास था। ओह गॉड, वो वापस अब ऊपर आने वाला है अपने कमरे में। सौरभ के तो पसीने छूट गए माथे पे। मैंने कहा मैं कुछ ट्राई करने वाला हूँ, आई डोंट नो वेदर इट विल वर्क और नॉट। सौरभ ने कहा अरे कुछ भी करो, कुछ तो ट्राई करो, मेरी तो जान निकले जा रही है। मगर मुझे उसके लिए बिंदु और अंजलि का कोऑपरेशन चाहिए कुछ करने के लिए। रुको, मैं उन्हें एक मैसेज भेजता हूँ। फटाफट मैंने दोनों को एक मैसेज भेजा एंड होपिंग कि रमेश ऊपर आए उसके पहले वो उसको पढ़ लें। मैंने सौरभ को कहा गोलू मुझे फटाफट सिगरेट और लाइटर दे दो। उसने कहा क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा गोलू ये सब बातें के लिए समय नहीं है, फटाफट दे दो बस मुझे तुम। उसने मुझे दे दिया। क्लासिक सिगरेट्स के 5 सिगरेट्स निकाल के एक साथ मैंने अपने मुंह में रखा और सबको एक साथ मैंने जला दिया। सौरभ ने कहा तुम सुसाइड करने वाले हो, तुम्हारे पास यही ऑप्शन बच रहा है? मेरा मुंह पूरा भरा हुआ था, जवाब तो मैं नहीं दे पाया। मैंने सर हिला दिया ना में।
मैंने एक डीप पफ लिया और मैं खांसने लग गया। फिर मैंने निकाल दिया। सौरभ ने कहा, तुम कर क्या रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने उसको सीलिंग की ओर दिखाया। देखो ऊपर, वो स्मोक अलार्म ऊपर। मैं रूम के सेंटर में गया और वहां पे एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो सीलिंग पे लगा हुआ था, उसमें एक रेड लाइट थी, यानी वो उसका सेंसर था स्मोक अलार्म का। बिल्कुल उसके सामने मैंने 5 सिगरेट्स दिखा दिए। मैंने कहा, अगर हम फॉर्चुनेट हैं तो ये विल डेफिनेटली वर्क। एक पूरा मिनट गुजर गया, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सिगरेट्स को और थोड़ा ऊंचा कर दिया। सौरभ ग्लास तक गया और देखने लगा नीचे की सिचुएशन क्या है। रमेश ऑफिस की ओर आ रहा था और अंजलि उसको बातों में उलझा के उसका स्पीड थोड़ा स्लो करने की कोशिश कर रही थी, बताया उसने। मैंने सिगरेट्स को 3 बार जोर जोर से ब्लो करके और बिल्कुल अलार्म के सामने छोड़ा। मेरे तो लंग्स ही चले गए और इतनी बुरी तरह से खांसी आ गई मुझे रमेश और अंजलि की आवाजें अब आने लग गई जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर तक पहुंच गए थे। सौरभ बहुत पैनिक स्ट्रिकन हो गया। मैंने लिप्स पे फिंगर रखा कि बिल्कुल शांत रहे वो। मैंने बार बार वो सिगरेट को पफ करके उसके ऊपर छोड़ने का प्रोसेस कंटिन्यू किया। तभी वो स्मोक अलार्म इतनी तेज बजा, मैं तो ऑलमोस्ट मैंने अपना बैलेंस लूज कर दिया, गिरने लग गया मैं। दिस साउंड वॉज मच लाउडर देन द सेंट्रलाइज्ड अलार्म। इमीडिएटली सब कोई एक्शन में आ गया। गार्ड्स ने सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया, सब लोग शोरूम से बाहर निकल जाएं जब तक वो सिचुएशन को देखें कि हुआ क्या है। और मेरे हार्ट की आवाज़ मुझे बाहर सुनाई देने लग गई जब रमेश और अंजलि की आवाज़ बिल्कुल ऑफिस के बाहर से आ रही थी। अंजलि रमेश को कह रही थी, अंकल हम नीचे चलते हैं। रमेश ने कहा, ये ओवर सेंसिटिव अलार्म्स होते हैं, कुछ नहीं, पार्किंग में किसी ने स्मोक कर लिया होगा। अंजलि ने कहा, नहीं फिर भी लेट अस बी केयरफुल, हम बाहर चलते हैं। तभी रमेश का फोन बजा। हाँ बिंदु, हाँ अंजलि मेरे साथ ही है, तुम चिंता मत करो। अच्छा बाबा ठीक है, हम आ रहे हैं, हम बाहर ही आ जाते हैं। ओ माय लिटिल सिस्टर, तुम मेरे लिए कितनी चिंतित रहती हो। हम दोनों की तो जान में जान आई जब वो दोनों नीचे की ओर जाने लग गए। हम दोनों ने एक दूसरे को थम्स अप किया, सिगरेट्स को सबको एक्सटिंग्विश किया, उनका सारा टुकड़ा चूरा सब कुछ हमने टिश्यू पेपर में इकट्ठा कर लिया और अपने पास रख लिया ताकि जब बाहर जाएंगे हम तब वहां उनको डिस्पोज कर देंगे। पीछे हम कोई ट्रेस थोड़ी छोड़ सकते थे। और हमने क्लोजेट से रूम फ्रेशनर निकाला और खूब सारी मात्रा में पूरे रूम में हमने उसको स्प्रे कर दिया ताकि स्मोक की स्मेल ना आए बिल्कुल। मैंने नीचे देखा, रमेश, बिंदु और अंजलि शोरूम से बाहर निकले और उन्होंने राइट ले लिया। इसका मतलब जब हम निकलेंगे तो हमें लेफ्ट लेना है। मैंने सौरभ से कहा, चलो अब हम चलते हैं। बाहर निकल के हमने ऑफिस लॉक किया और फटाफट हम सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। नीचे गार्ड ने हमें देख लिया, उसकी आंखें हमें क्वेश्चनिंग तरीके से देखने लगी। तो मैंने कहा, क्या हुआ? हम तो वॉशरूम में थे, हमारी तो जय शर्मा के साथ मीटिंग थी। वो कन्विंस हो गया। उसने कहा, प्लीज लीव सर, यहाँ एक फायर अलार्म बज गया है, सबको इंस्ट्रक्शंस हैं कि तुरंत बाहर निकल जाएं। ओह माय, दैट वाज प्रीटी क्लोज। चलिए, हमारे डिटेक्टिव्स तो आज बच गए। आज के लिए हम इनको थोड़ा आराम करने दे देते हैं। हमारे दिमाग में भी बहुत स्ट्रेस हो गया था, नहीं? चलिए, बाकी का स्ट्रेस अगले एपिसोड में लेते हैं।